हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडोटैप। इस सेशन में हम इकोनॉमिक सर्वे जो हिमाचल प्रदेश का 2021-22 का है उस पर बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके चैप्टर नंबर 6, 9 एंड 16 इनका कंप्लीट कवरेज हम इस सेशन में करेंगे, जहां पर जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं इन एरियाज में, इनसे रिलेटेड रिकमेंडेशंस, इश्यूज क्या हैं, जो भी सेक्टर्स मेंशन किए गए हैं इन चैप्टर्स में, उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, जहां पर बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड किया जा रहा है। इन सेशंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। तो प्लीज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। तो इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 6 हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे रिसेंटली आया है उसमें चैप्टर 6 में प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड डिटेल्स दिए गए हैं। प्रीवियस इकोनॉमिक ईयर में हमारे स्टेट में क्या पूरा स्टेटस रहा है ऑफ द प्राइसेस ऑफ एट डिफरेंट लेवल्स, प्रोड्यूसर लेवल पे क्या था, कंज्यूमर लेवल पे क्या था, और ये चीज हम कैलकुलेट करते हैं बाय दिस टर्म विच इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन को एज वी नो इंडिया में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन दोनों इंडिसेस का यूज करके कैलकुलेट किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो इनसे रिलेटेड वैल्यूज आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ये दोनों इंडिसेस है क्या, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो हमारे लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ फूड मैनेजमेंट, इस पर भी इन्होंने बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसने हमारी इंडिया में फूड सिक्योरिटी के इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक मॉरल कॉन्सेप्ट से राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट बनाया, राइट्स बेस्ड अप्रोच इसमें जो है इंडिया में लेकर आया। तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे, जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस पर काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे, जहां पर हम हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरीके से जीएसडीपी स्टेट का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, और कैसे हमारी हिमाचल की गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अपने इनिशिएटिव्स के थ्रू प्रमोट कर रही है, वो भी बताया गया है। तो वो सब हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हिमाचल में बहुत ही अच्छे तरीके से अपनाई जा रही है, इसके भी एविडेंसेस हमारे इकोनॉमिक सर्वे में हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पर गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली कई सारे इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के इस पूरे रिजीम को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 6, जहां पर पहला टॉपिक है प्राइस मूवमेंट। तो प्राइस मूवमेंट यानी कि प्राइजेस जो अलग अलग कमोडिटीज़ के हैं, सर्विसेज के हैं, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। किस वजह से ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो भी प्राइस चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि कितना इन्फ्लेशन हो रहा है। और इन्फ्लेशन जिस तरीके से हम डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड इकोनॉमी में, हम ये जानते हैं कि इन्फ्लेशन इज नथिंग बट अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस। ठीक है, क्या इसका मतलब है वो जल्दी से इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एक ब्रेड लोफ है, ब्रेड का जो एक लोफ है, लेट्स से एक लार्ज पीस है, इसकी प्राइस अगर बढ़ रही है, बाकी सब चीज़ों की प्राइस सेम है, उनका रेट जो है सेम है मार्केट में, पर इस ब्रेड पीस की प्राइस बढ़ रही है, तो उसे हम कहेंगे दिस इज राइज इन स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्राइसेस। जनरल लेवल नहीं है, स्पेसिफिक जो कमोडिटीज़ है, एक कमोडिटी, एक ब्रेड के जो पूरे लोफ का रेट है वो बढ़ रहा है, यानी कि स्पेसिफिक इंक्रीज इन प्राइस। बट
हम बात करें सारे कमोडिटीज में जब प्राइस इंक्रीज होता है, नंबर वन थिंग उसे हम जनरल राइज इन प्राइसेस कहते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज अगर ये सस्टेन्ड है काफ़ी लार्ज पीरियड तक, एक साल तक या फिर कुछ महीनों तक, आप देखते कि ये प्राइस राइज सस्टेन्ड है, वो वैसे के वैसा ही है, प्राइसेस दाम कम नहीं हो रहे हैं, तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इस इन्फ्लेशन को ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके बेसिस पर हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर फंक्शन करता है और इसमें जो है वेरिएशंस आते हैं, ये भी इसका भी मेन एम है टू टारगेट इन्फ्लेशन विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। तो इन्फ्लेशन के का मीनिंग हमने समझ लिया, कितना ज़रूरी है इसे ट्रैक करना वो भी हमने समझ लिया। ये चीज़ की जा रही है फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और इसमें वेरिएशंस किस वजह से रिसेंटली आए हैं वो हम सबसे पहले विजुअलाइज करते हैं, जहां पर हम ये जानते हैं कि रिसेंटली हमने देखा कि हमें कोविड जो पेंडेमिक हुआ था उसके समय सोशल डिस्टेंसिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि आप अपने फैक्ट्रीज में जो भी वर्क एरिया है वहाँ पर काम करने के लिए नहीं जा सकते, एवरीथिंग वॉज वर्क फ्रॉम होम, राइट। तो इस वजह से जो इंडस्ट्रीज थे, फैक्ट्रीज थे, वो भी बंद पड़े हुए थे, वर्कर्स जो है वहाँ पर जा नहीं पा रहे थे। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इन दैट केस सप्लाई क्या होगा, सप्लाई भी कम हो जाएगा। जो भी कमोडिटीज़ है, सर्विसेज हैं, उनका सप्लाई कम हो जाएगा। ट्रेड भी ऑलमोस्ट जो है बहुत कम हो गया था, रिकॉर्ड लो ट्रेड हो रहा था, जिसके वजह से हुआ सप्लाई क्रंच। अब विजुअलाइज कीजिए टू सर्कल्स यहाँ पर, जहाँ पर सप्लाई एक सर्कल है और दूसरा सर्कल डिमांड है। तो सप्लाई और डिमांड को हम यहाँ पर विजुअलाइज कर रहे हैं, जितना भी सप्लाई है डिमांड को मीट कर जा रहा है, दोनों सर्कल्स का जो पूरा एरिया है वो सेम है। अब सप्लाई क्रंच यानी कि सप्लाई कम हो जाएगा और डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, जो भी डिमांड है उससे सप्लाई मीट नहीं कर रहा है, सेम डिमांड है बट सप्लाई कम हो गया है, यानी कि जो भी डिमांड है उसे मीट नहीं कर पा रहा है। लिमिटेड जो रिसोर्सेस यहाँ पर हैं उनका दाम अब बढ़ने वाला है, क्योंकि ये जो सप्लाई है वो कम हो गई। जब भी सप्लाई कम होती है, चीज़ें कम हैं, तो ज़्यादा दामों पर जो है बिकती हैं, राइट। तो ये चीज़ हम जानते हैं, इस वजह से चीज़ों के दाम बढ़ गए क्योंकि सप्लाई क्रंच हुआ था। इसके साथ साथ ये हमने देखा लॉकडाउन इंडिया में हुआ था, ऐसे ही कई कंट्रीज़ में हुआ, और इंडिया और हमारे स्टेट्स में भी नेशन वाइड लॉकडाउन लगा था। उसका एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो लॉकडाउन में क्या हो रहा था, वर्क फ्रॉम होम ऑब्वियसली, और डिमांड जो है पूरी तरीके से कम हो गई थी। होटल्स में जो है लोग नहीं जा रहे हैं, चीज़ें खरीद नहीं रहे हैं। पर जैसे ही लॉकडाउन खुलता है क्या होता है, लोग मार्केट्स में इस तरीके से जो है मछली बाजार जैसा हर एक मार्केट को भर देते हैं, और इसके साथ एक फिनोमेनन जिसे हम पेंट अप डिमांड कहते हैं, यानी कि एक पूरा लो रिसेसिव जो एक पीरियड था, उसके बाद में जब डिमांड सडनली आती है, बढ़ती है, तब हमें उसे पेंट अप डिमांड कहते हैं। यानी कि सप्लाई जो है इनिशियली दोनों इस तरीके से थे, अब हमने देखा कि सप्लाई डिसरप्ट हुई, सप्लाई कम हुआ और डिमांड सेम था। अब ये हो रहा है कि एक टाइम के बाद डिमांड बढ़ जा रहा है, तो सप्लाई और डिमांड का मिसमैच बहुत ज़्यादा हो गया, सप्लाई बहुत कम है, डिमांड ज़्यादा है, इस केस में प्राइसेस बढ़ जाती हैं। ये दोनों फैक्टर्स बताए गए हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, जहां पर सप्लाई क्रंच एज वेल एज डिमांड पेंट अप डिमांड, इसके वजह से हम ये देख रहे हैं कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और ये रीज़न बताया गया है फॉर इन्फ्लेशन इन द रिसेंट टाइम्स। ऑल्दो 2020 के ईयर में हम ये देखते हैं कि चीज़ों के दाम कम हो गए थे क्योंकि डिमांड कम हो गया, लोग जा ही नहीं रहे हैं, चीज़ें खरीद ही नहीं रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ हुई, तो ओनली एसेंशियल कमोडिटीज़ वो खरीद रहे थे, तो डिमांड कम हुआ था। बट नाउ डिमांड बढ़ गया है क्योंकि हम जो है जाने लगे हैं और चीज़ें जो है खुल गई हैं, ऑल्दो सप्लाई भी बढ़ रहा है, लेकिन वो मैच नहीं कर पा रहा और इस वजह से इन्फ्लेशन है।
ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन के सिनेरियो को हमें स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हम दो तरीके से स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं। एक तो कंज्यूमर के लेवल पर, दूसरा प्रोड्यूसर के लेवल पर। इसको स्टेजेस के थ्रू हम थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। प्रोड्यूसर जिसने प्रोड्यूस किया है, लेट्स से हमारा जो है एप्पल की हम खेती करते हैं, हमारे ट्रीज हैं, यहाँ पर हमने एप्पल को प्रोड्यूस कर दिया। अब एप्पल को प्रोड्यूस करने के बाद आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स लेट्स से उनको ये बेच रहे हो, और वहाँ से ये मार्केट्स में जाते हैं जहाँ पर कंज्यूमर फाइनल प्राइस पर इन एप्पल्स को खरीद रहे हैं। लेट्स से सम एप्पल जो है वो एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, तो ये ट्रेड हो रहा है और उसके बाद ये एप्पल जो है एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो हिमाचल के एप्पल्स की क्वालिटी इतनी बेहतरीन होती है कि कई बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट भी होता है। तो जब ये एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो भी वहाँ पर फॉरेन कंट्रीज में खरीद रहे, राइट। तो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। हम अपने जो है हिमाचल के मार्केट्स की बात करते हैं जहाँ पर ये मार्केट में जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी इसका दाम है और इस जगह पर जो भी दाम में चेंजेस आ रहे हैं उसे हम होल सेल प्राइजेस कहते हैं। होल सेल इसीलिए कहते हैं कि लार्ज क्वांटिटीज़ में बल्क में सेलिंग होती है। इस वजह से जो इनिशियल स्टेज है, प्रोड्यूसर का जो स्टेज है, वहाँ पर होल सेल प्राइजेस होते हैं। और होल सेल प्राइजेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम होल सेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम कंज्यूमर के एंड पर देखें तो जो भी होलसेल प्राइस था, ऑब्वियसली अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इसे, इस पर लेट्स से 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही ईच यूनिट पर जोड़ेगा, ईच एप्पल पर जोड़ेगा। फिर यहाँ से जब ये बेचेगा इसको जो है, और जो शॉपकीपर है उसे और 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए। कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते जितना भी दाम था उसमें 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। और ये चेंजेस जो हो रहे हैं एट द कंज्यूमर लेवल वो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू जो है इसको मापते हैं, राइट। तो ये प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर लेवल दोनों लेवल्स पर ये कैलकुलेट होता है। और हिमाचल प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं, ये चेंजेस अप्रैल जो 2021 अप्रैल था वहाँ से लेकर दिसंबर 2021 इस पीरियड का जो चेंजेस हुआ है इन कंपैरिजन टू अप्रैल टू दिसंबर 2020, ये चीज़ कैलकुलेट की गई है। और लेट्स से कि अप्रैल टू दिसंबर 2020 में 100 यूनिट्स था, ठीक है। सम कमोडिटी का प्राइस 100 था। अब ये कमोडिटी का प्राइस 100 से बढ़ के अगर 125 रुपीज़ हो जाता है अप्रैल टू दिसंबर 2021 में, यानी कि एक साल बाद सेम पीरियड में इसका प्राइस ऑन एन एवरेज 125 यूनिट्स बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि 25 जो है ये हमारा इंक्रीज है, राइट। इसका परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो अराउंड 12.5% होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो बढ़ा है। तो ये हमारे इस चैप्टर में अगर हम प्राइस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, हमें क्या याद रखना है एग्जाम के लिए, हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, एग्जाम के लिए हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है ये लास्ट का जो कॉलम है, ठीक है। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में 2021-22 का यहाँ पर जो है आगे का एस्टिमेशन बताया गया है 12.5% इंक्रीज इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर होगा। कंज्यूमर लेवल पर जो है अलग अलग इंडिसेस के थ्रू कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इस क्लासिफिकेशन को भी समझ लेते हैं। पहला है सीपीआई रूरल, यानी कि रूरल एरियाज जो हैं हमारे हिमाचल में, मोस्टली हम जानते हैं कि अराउंड 89% के आसपास हिमाचल का रूरल एरिया है। तो रूरल एरियाज में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या वेरिएशंस हो रहे हैं वो सीपीआई आर के थ्रू जो है कैलकुलेट किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। अर्बन एरियाज हिमाचल में जैसा कि हम जानते हैं 10 to 11% हमारे जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरियाज में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वेरिएशंस क्या हो रहे हैं सीपीआई अर्बन के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरीके से दोनों का कंबाइंड जब सीपीआई कैलकुलेट होगा, सीपीआई कंबाइंड। अब डिफरेंट सेक्टर्स में जो पीपल वर्क कर रहे हैं उनके जो प्राइजेस हैं उसके बेसिस पर भी ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबरर, इनका जो है कैलकुलेशन अलग से होता है, राइट। तो
तो ये अलग अलग तरह के कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस हैं, इनके वैल्यूज जो पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज हुए हैं वो यहाँ पर बताया गया अप्रैल टू दिसंबर के टाइम पीरियड में। होलसेल प्राइस इंडेक्स 12.5% बढ़ा है, सीपीआई रूरल जो है 6.1% है, अर्बन 5.2 है, देन कंबाइंड जो है 6 है और इंडस्ट्रियल वर्कर 5.1 है, देन एग्रीकल्चरल लेबर जो है 4.7 और रूरल लेबर ये 4.8 रहा। ठीक है, इसके साथ कुछ वैल्यूज जो हमें डेफिनेटली याद रखने हैं वो है WPI वैल्यूज। कई बार जो प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, WPI का वैल्यू अगर हम देखें दिसंबर 2021 यानी कि एक एक महीने का ये WPI कैलकुलेट होता है। यहाँ पर ऑल्दो एक पीरियड के लिए कैलकुलेट हुआ है अप्रैल टू दिसंबर इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, अब ये एक एक महीने का भी WPI जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, तो उसका वैल्यू 125.7 है। राइट, तो इसका क्या मतलब है, WPI कंपेयर किया जाता है टू अ बेस ईयर। ठीक है, एक बेस ईयर में क्या प्राइजेस उन कमोडिटीज़ के गुड्स के थे वो कंपेयर करके अभी उन्हीं चीज़ों के प्राइजेस क्या हो गए, उन्हीं चीज़ों के दाम क्या हो गए वो कैलकुलेट किया जाता है। 125.7 इसका वैल्यू है। नेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो WPI का 142.4 था दिसंबर 2021 पर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है नंबर्स है जो हमें याद रखने हैं और इकोनॉमिक सर्वे में ये दिए गए हैं। राइट गाइस, तो WPI और CPI में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। WPI की जब हम बात कर रहे हैं ये ओनली गुड्स को कवर करता है, ओनली कमोडिटीज़ को कवर करता है। एप्पल तो वो WPI में कवर्ड है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में कवर्ड है। बट देन CPI की अगर हम बात करें तो इसमें गुड्स कवर्ड होते हैं और सर्विसेज भी कवर्ड होते हैं। ठीक है, तो एप्पल तो कवर्ड होता ही है, साथ ही साथ एप्पल को डिलीवर लेट से कोई ऑनलाइन पोर्टल यूज़ करके किया जा रहा है, वो पोर्टल की सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके इन सर्विसेज के प्राइस में वेरिएशंस क्या है वो भी ट्रैक किए जाते हैं CPI में, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों CPI में ट्रैक होते हैं, WPI में ओनली गुड्स ट्रैक होते हैं। राइट, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर हमने बताया और इससे ज़्यादा हमें इसमें पढ़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फूड मैनेजमेंट वाले कंपोनेंट जो चैप्टर 6 में है उसको समझते हैं। यहाँ पर फूड मैनेजमेंट में फूड सिक्योरिटी एंड सिविल सप्लाईज इस तरीके से हमारे सर्वे में हेडिंग दी गई है, जहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को जब हम याद करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। फूड सिक्योरिटी यानी कि जो भी पुअर पीपल हैं उन्हें फूड मिलना चाहिए और ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जो भूखा सोए। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल रहा है इंडिया में से पॉवर्टी को हटाने के लिए। ठीक है, पॉवर्टी को हटाने के लिए ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल था और इसे जो है एक मोरल प्रिंसिपल कहा गया है, यानी कि ये चीज़ करना सही है, ये पहले कहा जाता था। पर 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर आया हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लाने के बाद फूड सिक्योरिटी, जहाँ पर हर एक इंसान, कोई भी ऐसा नहीं है इंडिया में जो भूखे सो रहा हो, ये चीज़ इंश्योर करना एक राइट बेस्ड अप्रोच हो गया, यानी कि ये एक राइट बन गया। यानी कि एक एक्ट जब लेकर आ रहे हैं तो आपका लीगल राइट है, आप क्लेम कर सकते हो कि भैया ये राइट है मेरा और मुझे जो है ये फूड ग्रेन्स मिलने चाहिए एज पर NFSA। तो ये मोरल अप्रोच से राइट्स बेस्ड अप्रोच जो है वो लेकर आने में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने हेल्प किया। और इस एक्ट के तहत अगर हम इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो याद करें तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS के थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स किया जा रहा है अंडर NFSA। ठीक है, तो NFSA को TPDS के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। सिंपल इसका मतलब है, जब आप अपनी राशन दुकान में जाकर अपना राशन कार्ड दिखाकर आप जब राशन लेने जाते हो तो आप NFSA के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू
वो राशन ले रहे हो, ठीक है। तो कई सारे ऐसे लोग होंगे जो डेफिनेटली इन सर्विसेज का जो है फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो ये 2 तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और हिमाचल में भी ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक राशन कार्ड का जो है यहाँ पर दिखाया गया। तो ये 2 तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये जो है एनएफएसए के अंडर जो भी बेनिफिशियरीज आते हैं, उन सारे बेनिफिशियरीज को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने की गारंटी जो है एनएफएसए के अंडर ली जा रही है, जिसके अंडर हम 2 इनिशिएटिव्स देख रहे हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीपल हैं उनके लिए अंत्योदय अन्न योजना, जहां पर बहुत ही कम दामों पर ज़्यादा फूड जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो बीपीएल नहीं है, नॉन बीपीएल जो पीपल हैं, उनको भी फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट वो कम है इन कंपैरिजन टू जितना इनको प्रोवाइड किया जाता है। तो 2 तरह के अलग अलग राशन कार्ड इनके बनेंगे, और इन राशन कार्ड में जिस भी कैटेगरी में वो फॉल करते हैं उसके हिसाब से उन्हें फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। व्हीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, ये सब प्रोवाइड किया जाता है। और एनएफएसए के अंडर जो बेनिफिशियरीज कवर नहीं होते, 100% पॉपुलेशन हिमाचल का कवर नहीं होता है एनएफएसए के अंडर, राइट सारे कवर नहीं होते हैं। लेट्स से अगर हम पूरे ऑल इंडिया लेवल पर एग्जांपल ले ले तो पूरे इंडिया में 75% ऑफ द पीपल कवर होते हैं एनएफएसए के अंडर। तो 25% पीपल जो हैं उन्हें भी हेल्प जो है प्रोवाइड करने के लिए अदर दैन एनएफएसए जो पीपल हैं उनको भी जो है हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, जिन्हें अबव पॉवर्टी लाइन पीपल कहा गया है, और इन्हें भी फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये चीज़ फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ही फ्लो होकर आ रही है और हिमाचल में इम्प्लीमेंट की गई है, राइट। तो ये पूरा सेटअप है फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। और ये हम कह सकते हैं हिमाचल में जो हमारी इनिशिएटिव है हमारे गवर्नमेंट का, हिमाचल प्रदेश स्टेट स्पेशली सब्सिडाइज्ड स्कीम, जो कि टीपीडीएस को इम्प्लीमेंट कर रही है, वो स्कीम है। इस स्कीम के तहत हिमाचल गवर्नमेंट कौन कौन सी कमोडिटीज़ प्रोवाइड कर रही है वो हमें याद होना चाहिए। तो उनकी लिस्टिंग जो पूरे टेबल में से इतना सारा चीज़ आपने सर्वे में देखा होगा दिया हुआ है, उसमें से ये पॉइंट्स है जो हमें याद रखने होंगे। क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपका स्टैट्यूटरी राइट है, आप जाकर जो है लीगली इसे क्लेम कर सकते हो। दाल चना हो गया, दाल उड़द हो गया साबुत, और मूंग साबुत दाल प्रोवाइड की जा रही है, मलका दाल प्रोवाइड की जा रही है, एडिबल ऑयल, फोर्टिफाइड रिफाइंड ऑयल, और डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट और शुगर, ठीक है। तो इन जो है चीज़ों को प्रोवाइड किया जाना है। और यहाँ पर जो 4 दालें हैं, 4 पल्सेस हैं, इनमें से किन्हीं 3 पल्सेस को ही, 3 दालों को ही प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। और ये जो है हिमाचल में अप्लाई किया जा रहा है, हिमाचल में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ठीक है। जितना भी फूड ग्रेन्स अवेलेबल है उसके हिसाब से इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वेरिएशंस हैं इन द क्वांटिटी जो प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ हिमाचल में ट्राइबल पीपल और जो लोग नॉन एक्सेसिबल एरियाज लाइक स्नो कवर्ड एरियाज जो हैं वहाँ रह रहे हैं, इन तक भी ग्रेन्स पहुँचाने के लिए स्पेसिफिक फोकस गवर्नमेंट का है, ये चीज़ बताई गई। तो ये चीज़ें हैं जो हमें याद होनी चाहिए, राइट। और ये पूरा किया जा रहा है बाय द सिविल सप्लाईज, और ये सिविल सप्लाईज को यहाँ जो है हिमाचल में हिमाचल प्रदेश स्टेट स्पेशली सब्सिडाइज स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश की सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन जो है इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रही है। इस कॉरपोरेशन के फंक्शंस अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो है प्रोक्योरमेंट। ये सारे जो फूड ग्रेन्स हैं उनको प्रोक्योर करना, पीडीएस के थ्रू जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उन तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा जो है सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन का है, राइट। तो प्रोक्योरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक फंक्शन है। इसके साथ साथ मिड डे मील स्कीम के थ्रू जो बच्चे हैं
उन्हें भी ये फूड ग्रेन्स उन तक पहुँचे और कुक्ड मील उनको मिल पाए, ये चीज़ इंश्योर करना इस सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके साथ साथ जैसा कि हमने डिस्कस किया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और इसको इम्प्लीमेंट करने वाला इनिशिएटिव जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसे इम्प्लीमेंट करने का जो नोडल हम कह सकते हैं, जो प्रोक्योरमेंट का नोडल है, वो ये एजेंसी है सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन। ठीक है, इसके साथ साथ जो जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया, ट्राइबल और इनएक्सेसिबल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उन्हें हिमाचल गवर्नमेंट जो है उन पर स्पेसिफिक जो है फोकस है हिमाचल गवर्नमेंट का, और इन तक फूड ग्रेन्स पहुंचाने के लिए ये जो है सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन अपने इनिशिएटिव्स लेकर आता है। साथ ही साथ आयुर्वेद, सीमेंट का प्रोक्योरमेंट और गैल्वनाइज्ड आयरन का प्रोक्योरमेंट जो कि पाइप्स जो हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं, उसके लिए भी किया जाता है बाय द हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस कॉरपोरेशन के जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस में से कौन कौन सा आता है। क्या ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हो गए, सीमेंट, जीआई, इनको भी प्रोक्योर करती है? जी हाँ, सही आंसर आपका होगा जब आप यस लिखेंगे, राइट। तो ये हो गया फूड सिक्योरिटी वाला जो कंपोनेंट है वो हमने डिस्कस करिए। इसके साथ 6th चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है सब कुछ हमने कवर कर लिया है टिल नाउ, राइट। तो 6th चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 9th चैप्टर, जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, फाइनली 16 चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं 9th चैप्टर की तरफ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे सर्वे में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हिमाचल प्रदेश का है इसके बारे में बताया गया है, जहां पर ये कह रहे हैं कि जो स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीएसडीपी, उसको कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर स्पेसिफिकली हिमाचल का जो है उसकी बात करें तो यहाँ पर मोस्टली आप जो है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मोस्टली देखेंगे, राइट। तो इन सभी का अलॉन्ग विथ कुछ लार्ज इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर हैं। जो ये पूरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन ऑन एन एवरेज हमारे स्टेट के जीएसडीपी, यानी कि एक तरीके से ये एक तरह का नेशनल इनकम जो है उसे कैलकुलेट करने के लिए एट द नेशनल लेवल जीडीपी हम यूज़ करते हैं। जीएसडीपी की अगर हम बात करें तो स्टेट के इनकम को कैलकुलेट एक तरीके से एक हम जो है फिगर दे सकते हैं उसे थ्रू कैलकुलेटिंग जीएसडीपी, राइट। तो जीएसडीपी को कंट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से जो प्रोडक्शन हो रहा है, लेट्स से प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन हो रहा है थ्रू एग्रीकल्चर, इसके साथ सेकेंडरी सेक्टर में लाइक मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ये सब जो है सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन हो रहा है और उससे जो वैल्यू एडिशन हो रहा है वो सब कैलकुलेट होगा उसका वैल्यू। साथ ही साथ टेरिशरी सेक्टर जहाँ पर सर्विसेज सेक्टर की जब हम बात करते हैं, इससे जो जीएसडीपी और रेवेन्यू जो मिल रहा है वो भी ऐड होगा, ठीक है। तो अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो अराउंड 30% का कंट्रीब्यूशन रहा है लास्ट 4 ईयर्स में ऑन एन एवरेज, ये चीज़ कही गई है। ये नंबर हमें याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है। एमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग हब हिमाचल प्रदेश बना हुआ है किन के लिए? फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, लाइट इंजीनियरिंग गुड्स, हेल्थ, पावर, टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन सेक्टर्स में हिमाचल एक एमर्जिंग जो है मार्केट बना हुआ है, एमर्जिंग हब बना हुआ है। इन सेक्टर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। इवन अगर आप हिमाचल के वेबसाइट सिंगल विंडो सिस्टम पे जाओगे तो आपको ये वाला जो है पेज दिखेगा, जहां पर आप देख सकते हो कि हिमाचल इज द फ्रूट बोल ऑफ इंडिया। सेकंड रैंक कर रहा है एप्पल एंड आमंड प्रोडक्शन पूरे इंडिया में हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट है। ये चीज आपको पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में और मेंस में, आप इस इंफॉर्मेशन को कोट कर सकते हो, याद रखना होगा। और ये फीचर्स है हमारे हिमाचल के इंडस्ट्रियल सेक्टर का। टूरिज्म की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल डोमेस्टिक टूरिस्ट फुटफॉल बहुत ही हाई है, और साथ ही साथ वेलनेस, हेल्थ केयर एंड आयुष इंडस्ट्री भी हिमाचल में काफ़ी डेवलप्ड है। आइडियल पैराडाइज है, ये देवभूमि कहा जाता है हिमाचल को। तो इससे ही हम आयुर्वेद और वेलनेस एंड हेल्थ को
लिंक कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट टेली डेंसिटी की अगर किसी स्टेट की है तो वो हिमाचल की है, 141% इंडिया में है अमॉन्ग द सर्विस एरियाज। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में फर्स्ट पोजीशन है। एजुकेशन इनिशिएटिव्स हिमाचल में जो लाए जाते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से किया जा रहा है। हाईएस्ट हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम कंट्री में हिमाचल प्रदेश के स्टेट में जो पीपल हैं उनकी होती है। हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो हिमाचल के बारे में हम जानते ही होंगे, आप सभी एस्पिरेंट भी जानते होंगे कि हाइड्रो पावर और इलेक्ट्रिसिटी में सेल्फ सफिशिएंट हिमाचल है, राइट। तो ये भी प्रमोट करती है हिमाचल के ब्रांड को। फार्मास्यूटिकल्स की अगर हम बात करें तो 60 डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरियाज यहाँ पर, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक एमर्जिंग सेक्टर है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ही बढ़िया हिमाचल परफॉर्म कर रहा है और हर साल इम्प्रूव कर रहा है। इसका बहुत ही बढ़िया जो है एविडेंस हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो प्रिपेयर किया जाता है हमारे ऑल इंडिया लेवल पर, और इसमें आप देखेंगे कि हिमाचल की रैंक इंप्रूव हो रही है। 2019 में 7th रैंक हिमाचल की रही है सारे स्टेट्स में, राइट। इवन तो बीइंग अ हिल स्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं, इंडस्ट्री नहीं है ये हम कह रहे हैं, बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है भाई, तो इन्वेस्टमेंट लेकर आओ। तो ये चीज़ हिमाचल की गवर्नमेंट कर रही है और इसके साथ हिमाचल के इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी प्रमोट किया जा रहा है। ये जो इंक्रीज़ हुआ है और जो वेरिएशंस आए हैं वो ट्रैक किया है इकोनॉमिक सर्वे में थ्रू जो भी उद्यम पोर्टल हमारा है नया, जो एमएसएमईज़ के रजिस्ट्रेशन के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया गया है बाय द यूनियन गवर्नमेंट, वो हिमाचल प्रदेश में भी जो है उसे यूज़ किया जा रहा है। और कई सारे जो हम अगर देखें तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने रजिस्टर किया है, तो इनकी नंबर्स बताए गए हैं और उससे एक आइडिया देने की कोशिश की गई है दो तरीके से। पहला तरीका ये है कि किस तरह की इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस हिमाचल में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लगभग 33,000 तक जो ये टोटल सारे एंटरप्राइजेस ने रजिस्टर किया है ऑन द उद्यम पोर्टल। तो उद्यम पोर्टल नया पोर्टल जो है नाम दिया गया है जहाँ पर एमएसएमईज रजिस्टर करेंगे, राइट। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस, माइक्रो आर द स्मॉलेस्ट एंटरप्राइजेस, ये 31,000 तक तो माइक्रो एंटरप्राइजेस है हिमाचल में। स्मॉल एंटरप्राइजेस 1,000 के 1,600 के आसपास है, मीडियम एंटरप्राइजेस 240 और लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स 48 है, राइट। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना होगा, बहुत ही ईजी है याद रखना। एमएसएमई और लार्जेस्ट तरीके से आ रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो पहला जो ये बताया गया है कि माइक्रो कितने हैं और स्मॉल मीडियम एंड लार्ज यूनिट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स की जब हम बात करें वो कितने हैं। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रजिस्ट्रेशन डेटा है वो बताया गया और उसके बेसिस पर डोमिनेशन किन सेक्टर्स का है वो बताया गया बहुत ही क्लियरली यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ टेबल दिया गया है, ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। डोमिनेशन बिलासपुर की अगर हम देखें तो फूड इंडस्ट्री में है, फूड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं ऑन द उद्यम पोर्टल, ठीक है। तो डोमिनेशन ऑफ फूड इंडस्ट्री बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में फूड इंडस्ट्री हो गया, कांगड़ा में भी फूड इंडस्ट्री का डोमिनेशन देखा गया है, मंडी शिमला में भी फूड इंडस्ट्री का डोमिनेशन है, देन फाइनली ऊना में आप फूड इंडस्ट्री का डोमिनेशन देखोगे। इसके साथ साथ और भी ऐसे सेक्टर्स और भी ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनका डोमिनेशन अलग जो डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पर देखा गया है। हमीरपुर, ये याद रखिएगा, फर्नीचर इंडस्ट्री में डोमिनेशन ज़्यादा है यहाँ पर। हैंडलूम इंडस्ट्री का डोमिनेशन किन्नौर और कुल्लू में आप देखेंगे। वूल बेस्ड इंडस्ट्री जो है लाहौल स्पीति में, ये याद रखना बहुत आसान है आपके लिए फॉर ऑल ऑब्वियस रीजंस। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सिरमौर, सोलन, इन दो इलाकों में आप देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा जो दिया गया है ये भी हमें याद रखना है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश का पूरा जिस्ट इन्होंने दे दिया है। अब एमएसएमई सेक्टर के बारे में ये बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो उद्यम पोर्टल की हम बात कर रहे थे, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एमएसएमईज़ की डेफिनेशन में चेंज लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ नंबर्स काफ़ी सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी हमें याद रखना है। डेफिनेशन में चेंज क्यों लाया गया है वो भी हम देखेंगे, ठीक है।
है, तो एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज की गई है, जहां पर माइक्रो एंटरप्राइजेस किन्हें कहा जाएगा, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस किन्हें कहा जाएगा, वो चीज़ जो है काफ़ी क्लियरली चेंज की गई है। ये यूनियन लेवल पर की गई है और वो चीज़ हिमाचल में भी अप्लाई होती है। इसमें ये कहा गया कि माइक्रो एंटरप्राइजेस उन्हें कहा जाएगा। पहले ये चीज़ थी कि उनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट उनमें जा रहा है वो 25 लाख से कम जब होगी, और इसके साथ सर्विसेज एंटरप्राइज अगर वो हुआ तो उसमें इन्वेस्टमेंट जो है लेस दैन 10 लाख अगर है, देन उसे माइक्रो कहा जाएगा। स्मॉल में यही चीज़ चेंज करके अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो इन्वेस्टमेंट जो है 5 करोड़ से कम अगर होगा तो उसे स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाएगा। सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अगर 2 करोड़ से कम होगा तो उसे सर्विसेज एंटरप्राइज जो कि स्मॉल एंटरप्राइज है वो कहा जाएगा। मीडियम में इसी को 10 करोड़ और 5 करोड़ किया रखा गया था, अब इसे चेंज किया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर का जो है ये लिमिट्स रेंजेस जो है वो एक ही कर दिया गया है। इसके साथ माइक्रो किन्हें कहा जाएगा, कौन से फर्म्स को कहा जाएगा, कौन से जो है कंपनीज को कहा जाएगा, इन्वेस्टमेंट जो पैसा लगाया जा रहा है उसमें वो 1 करोड़ से कम अगर होगा तो कहा जाएगा, और उनका एनुअल टर्नओवर पूरे साल में जो वो कमाते हैं, 1 करोड़ लगाया और पूरे साल में अगर 5 करोड़ से कम वो कमा रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि ये एक माइक्रो एंटरप्राइज है। इन्हीं नंबर्स को जब बढ़ाओगे आप, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और 50 करोड़ से कम अगर टर्नओवर है, तब हम कह सकते हैं कि ये स्मॉल एंटरप्राइजेस है। इसी के साथ मीडियम एंटरप्राइजेस जब इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम और टर्नओवर 250 करोड़ से कम, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये 3 नंबर, 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़, इसे इंटू 5 करिए, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टर्नओवर वाली वैल्यूज़ मिल जाएगी, 5 करोड़, 50 करोड़ एंड 250 करोड़, ठीक है। तो ये 3 नंबर, 1, 10, 50, ये आपको याद रखना है फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। जो चेंज हुआ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये चेंज क्यों किया गया, अब बात करते हैं मेंस वाले कॉन्सेप्ट की, जहाँ पर ये चेंज क्यों किया गया है वो समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले ओल्ड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के थ्रू ये कंपैरिजन करिए आप, इन्वेस्टमेंट जो है 25 लाख के नीचे, यानी कि 25 लाख के नीचे जो भी जितने भी कंपनीज हैं वो सब माइक्रो कहलाएंगे। अब इस लिमिट को बढ़ाकर कर दिया गया है 1 करोड़ तक, यानी कि 1 करोड़ तक जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो सभी फर्म्स को अब माइक्रो कहा जाएगा। इससे क्या हमें पता चल रहा है, पहले जो एमएसएमईज के डेफिनेशन के अंडर जो भी एंटरप्राइजेस, जो भी कंपनी से वो फॉल कर रहे थे वो कम थी, अभी उनको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। क्यों बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जब एक कंपनी को आप एमएसएमई कह रहे हैं तो वो कंपनी एमएसएमई कहलाने के तहत कुछ गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो उस कंपनी को, उस एंटरप्राइज को मिलेगा। अगर वो एमएसएमई नहीं कहलाती है तो वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, कहलाती है तो वो सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा कंपनीज को ये सपोर्ट देते हुए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए डेफिनेशन में चेंज किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ एक हद तक सही है और इस चीज़ को जो है एक इश्यू से जोड़ा गया है जिसे ड्वार्फिज्म कहा जाता है। तो ये ड्वार्फिज्म क्या है एमएसएमईज के केस में वो हम देखते हैं, और बेनिफिट्स यहाँ पर जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था वो क्या है, इन एमएसएमईज को इनका डेफिनेशन चेंज करने से क्या बेनिफिट मिल रहा है एमएसएमईज को। तो ज़्यादा एमएसएमईज को गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उसका बेनिफिट मिलेगा, लाइक माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का बेनिफिट मिलेगा। इन सारे एमएसएमईज को क्लस्टर्स के रूप में फॉर्म कर दिया जाता है। क्लस्टर यानी कि कई सारे एमएसएमईज एक ही तरह का काम जब कर रहे हों तो उन्हें क्लब कर दिया जाता है, एक साथ एक क्लस्टर माना जाता है। लेट्स से ये सारे जो है सिल्क प्रोडक्शन में लगे हुए हैं तो सारे सेरिकल्चर क्लस्टर में आ जाएंगे और इनको सारे बेनिफिट जो है प्रोवाइड की जाएंगे। इनका सारा जो भी सिल्क प्रोडक्शन है वो सब एक साथ ही मार्केटिंग किया जाएगा, एक साथ ही इनके रिसोर्सेस यूज होंगे। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसे कहा जाता है, एक क्लस्टर फॉर्म करके थ्रू दिस प्रोग्राम उन्हें प्रमोट किया जाता है।
प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जिसके थ्रू यूथ जो है उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरफ, बिजनेस अगर उनका आइडिया है उसको सपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। और इस चीज़ का फ़ायदा उन्हें होगा अगर उनका जो है लिमिट्स में आता है एमएसएमई के डेफिनेशन के हिसाब से, जो भी उनका इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर है उन लिमिट्स में, तो इसका फ़ायदा होगा उनको। साथ ही साथ स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, यानी कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्रोडक्शन जो है उन्हें सपोर्ट करते हुए ये स्फूर्ति जो इनिशिएटिव लाया गया है बाय द यूनियन गवर्नमेंट, इसका भी फ़ायदा एमएसएमईज को मिलेगा। तो ये सारे स्कीम्स का फ़ायदा उन्हें मिलेगा। साथ ही साथ ये चीज़ जो है ड्वार्फिज्म को हम अवॉइड कर सकते हैं थ्रू दिस थिंग। जब हम जो है ड्वार्फिज्म नाम के इस इशू को समझेंगे तब हम ये पॉइंट समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले क्या हो रहा था। पहले ये था कि इतने ही एमएसएमईज जो है, इतने ही एंटरप्राइजेस को एमएसएमईज कहा जा रहा है। अब गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको मिल रहा है, आप उस सपोर्ट को ठुकरा कर आप अपने एमएसएमई को जब आप बढ़ाओगे, तो जब इस दायरे से बाहर जाएगा तो गवर्नमेंट का सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा, राइट। लेट्स से आपका जो इन्वेस्टमेंट है 25 लाख आपने किया, लेट्स से नए वाले डेफिनेशन के थ्रू आते हैं। पहले आप जो है मीडियम एंटरप्राइज कहलाते थे और आपका टर्नओवर जो था 250 करोड़ का है। अब आप इसको बढ़ाना चाहते हो, इस साल आपका टर्नओवर 350 करोड़ आ गया, तो क्या अब आप मीडियम एंटरप्राइज कहलाओगे? नहीं, अब आप लार्ज फर्म में आ गए। लार्ज फर्म्स को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, इस वजह से ये जो एमएसएमई से वो चाहते नहीं हैं कि वो ग्रो करे, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट इन्हें हमेशा से चाहिए होता है, राइट। तो ये चीज़ उनमें ड्वार्फिज्म, ड्वार्फ यानी कि छोटा ही रह जाना, तो ये जो एमएसएमई से वो चाहते हैं कि वो छोटे ही रहें, एमएसएमई के डेफिनेशन में आते रहें और उसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए दायरा एमएसएमई का बढ़ाया गया है। बट देन हमारी जो इकोनॉमिक सर्वे है इंडिया की नेशनल लेवल पर 2018-19 में ये कहा गया था कि इस ड्वार्फिज्म को हमें हटाना होगा, गवर्नमेंट सपोर्ट को एक लेवल के बाद हमें हटाना होगा। किस तरीके से? जैसे कि इन्फेंट फर्म्स है, सबसे पहले इनिशियली जब जो है नया कंपनी आपने आज शुरू किया, ठीक है, तो उस नए कंपनी को हम इन्फेंट फर्म कहेंगे। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट देगी। एक उसको जो है कंपेयर किया गया है, जो पिता और बेटे के बीच का एक रिलेशन होता है, और जिस तरीके से पिता अपने बच्चे को, बेटा या बेटी जिसको भी, सिखाता है कि किस तरीके से आपको ये साइकिल चलाना है, और इनिशियली क्या करता है पिता, उसमें ये जो है सपोर्ट व्हील्स लगा देता है, ठीक है। तो उस तरीके से गवर्नमेंट ये पिता है और ये गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है। स्टार्टिंग में आपको करेगी, आप इन्फेंट फर्म हो, अभी अभी जो है ये फर्म ने जन्म लिया है, अभी अभी आपने कंपनी स्टार्ट किया है। अब इसके बाद क्या होता है, 10 साल हो गए, 10 साल होने के बाद भी आप ये पहिए लगा के चलाओगे तो फिर क्या होगा, आप कभी साइकिल चलाना सीखोगे ही नहीं, तो पहिए हटाने पड़ेंगे ना कभी ना कभी। तो जो स्मॉल फर्म्स हैं, इवन तो उनका साइज़ कम है, बट वो अगर पुराने हो गए तो उनको सपोर्ट नहीं देना चाहिए, ये कहा गया है बाय द इकोनॉमिक सर्वे 2018-19। और ड्वार्फिज्म को जो है उसे हमें मिटाना है, और वो चीज़ की गई है थ्रू दिस स्पेसिफिक डेफिनेशन में जो चेंज लाया गया है, ठीक है। तो आगे जाकर वो जो सपोर्ट के पहिए वो हटाने हैं, और साथ में जो है चलना है, जहाँ पर हम डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहे, गवर्नमेंट ऑब्वियसली इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रही है और साथ में साइकिल चला रही है, ठीक है। तो ये चीज़ कही गई इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा, यानी कि अब जो ये दायरा बढ़ाया गया है वो भी टोटली सपोर्ट नहीं हो रहा है थ्रू द इकोनॉमिक सर्वे, बट आगे जाकर इन्हें इंडिपेंडेंटली जो है बढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए, ये इकोनॉमिक सर्वे कह रही है। बट हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट उन्हें भी कर रही है, और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ड्वार्फिज्म जो है इसे थोड़ा सा हटाने की कोशिश की गई, पर इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि आपको सपोर्ट जो है लेट्स से 10 साल के बाद वो फर्म अपने आप, वो कंपनी जो है अपने आप चले, इस तरीके से उसे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आगे जो है इम्प्लीमेंट की जा रही है, और ये हिमाचल में भी हो रहा है, राइट। तो ये ड्वार्फिज्म एमएसएमई से रिलेटेड हमने चर्चा कर लिया। अब कुछ ट्रेंड्स देखते हैं, जिस तरीके से जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो उसका क्या वेरिएशंस आए हैं। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, जो GSV है, वैल्यू एडिशन जो होता है, ये पूरे
हमारे हिमाचल के स्टेट के लेवल पर अगर कैलकुलेट किया जाए उसे हम ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो GSVA वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले ले, तो जब आटा आपके पास है, उस आटे को आप यूज़ करके जब ब्रेड बनाते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ। अगर आप आटा बेचोगे, लेट से 10 रुपया केजी में बेचोगे, जस्ट एन एग्जांपल, अब ये ब्रेड बेचोगे तो इसको तो 10 रुपया केजी में बेचोगे नहीं, यहाँ पर लेट से आप 100 रुपीज़ केजी में बेच रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हो कि आपने थोड़ी सी प्रोसेसिंग की उसकी और वैल्यू ऐड किया, और इससे मॉनेटरी वैल्यू भी उसमें ऐड हुई, पैसे की वैल्यू भी ऐड हो गई, ठीक है। तो वो जो पैसे की वैल्यू, यहाँ कितना वैल्यू ऐड हुआ है, 90 रुपीज़ ऐड हुआ, तो ये वैल्यू एडिशन हम कहेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू एडिशन की कैलकुलेशन जब की जाती है, ये तो एक एग्जांपल हो गया, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन मेथड्स के थ्रू ये वैल्यू एडिशन की जाती है। उनका कंप्लीट कैलकुलेशन जो है स्टेट लेवल पर जब किया जाता है तो उसे हम ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड कहते हैं। और ये जो वैल्यू एडिशन है इसमें बढ़ोतरी हुई है 2020-21 से कंपेयर अगर हम करें तो 2021-22 में 1.54% ये बढ़ोतरी हुई है। ये वैल्यू हमें पता होना चाहिए। ऑब्वियसली ये चीज़ कम हुई थी 2020-21 में और उसके बाद ये जो है बढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग दोनों ही सेक्टर्स में हम कह सकते हैं कि अभी ये वैल्यू बढ़ गया है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। वैल्यू एडिशन जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन है, ये भी एक तरह का हम कह सकते हैं स्टेट का इनकम को ये उसके बारे में बता रहा है, राइट। तो ये हमने यहाँ पर ट्रेंड देख लिया। आगे एक और चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब नंबर्स के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं, हमने ग्राफ जो है पिछले वाले में देख लिया और हमने ये देखा कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे स्टेट के इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। अब किस तरीके का इम्प्रूवमेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर में नंबर्स के थ्रू अगर आप जानना चाहोगे तो उसके लिए एक और इंडेक्स है जिसे हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। ये इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है बेस ईयर 2011-12 को लेकर, यानी कि 2011-12 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर 100 यूनिट्स रहा तो अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना यूनिट्स है, इस तरीके से कंपेयर किया जाता है कितना उससे बढ़ा है, ठीक है। 2020-21 की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो हमारे हिमाचल के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है 221.9, इतना जो है बढ़ोतरी हुआ है, ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। इसके साथ साथ 21-22 में कहा जा रहा है कि 274.7 100 से इतना बढ़ गया। 100 बेस लेवल अगर होगा तो इससे इतना जो है बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, ठीक है। 2020-21 में और 21-22 में हम कितना देख रहे हैं, इतना बढ़ोतरी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, ये इंडेक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है एस्टिमेट करना कंट्रीब्यूशन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर देता है टू द क्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है, प्रोडक्शन में डेवलपमेंट हुआ है, वो कैलकुलेट करना। तो ऑल इंडिया लेवल पर और इवन हिमाचल के लेवल पर जो हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके वैल्यूज़ के बेसिस पर ये जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैलकुलेट किया जाता है। और हिमाचल के लेवल पर अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये कैलकुलेशन की जाती है। बेस वैल्यू 2011-12 के कंपैरिजन में किया जाता है। एक एग्जांपल ले लीजिए, उस समय 2011 में अगर आप जो है किसी भी चीज़ को ले लीजिए, लेट से एक स्कूल बैग है तो इसका दाम कितना था उस समय पर, राइट। तो आपको लेट से 100 रुपीज़ में वो मिल जा रहा होगा। अभी 2022 में अगर हम देखें तो वो कम से कम 700-800 रुपये में आपको मिल रहा है। तो कितनी बढ़ोतरी हुई है, उस समय से कितना बढ़ गया है, 600 यूनिट्स जो है 600 रुपये दाम उसका बढ़ गया है। तो ये कंपैरिजन किया जाता है, राइट। ये तो दाम का हमने कर लिया। प्रोडक्शन का अगर हम कहें तो उस समय लेट से पूरे इंडिया में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे। 2022 में अब प्रोडक्शन स्कूल बैग्स की बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ा है तो प्रोडक्शन भी बढ़ गया है और वो कितना बढ़ा है, लेट से 700 हो गया तो 600 स्कूल बैग्स और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहे हैं अभी, राइट। तो वो वैल्यू एस्टिमेट किया जाता है किस किस सेक्टर में, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इन सेक्टर्स में।
इनका अलग अलग वेटेज दिया गया है। सबसे ज़्यादा वेटेज आईआईपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, 77% का वेटेज इस सेक्टर को दिया गया है। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग जो भी हो रहा है, अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए, ऑटोमोबाइल हो गया, एरोप्लेन्स, ये सब जो मैन्युफैक्चर होते हैं, इसके साथ साथ अलग अलग गुड्स हो गए जो मैन्युफैक्चर होते हैं, वो सब इसमें आते हैं। इनका वेटेज जो है 77% है, राइट। तो यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टोटली जब कैलकुलेट किया जाता है 77% कैलकुलेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखकर किया जाता है। अगला जो बड़ा सेक्टर इसमें है वो है माइनिंग सेक्टर, 14% वेटेज इसमें है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का बाकी जो वेटेज है 7% का है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इसके वैल्यूज़ क्या है हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। अब हिमाचल प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट पॉलिसी है 2019, इसके बारे में बताया गया है। इससे हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के एम्स क्या है और इसका किस तरीके से आगे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट लेकर आने का प्लान क्या है हमारे गवर्नमेंट का, वो हमें पता चलता है। इसके बारे में रेफ़र किया गया है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में। विजन स्टेटमेंट क्या था, तो ये हमारी पॉलिसी है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। और इसका विजन स्टेटमेंट यानी कि इस पॉलिसी के थ्रू क्या हम करने जा रहे हैं, क्या अचीव करने जा रहे हैं, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। enabling ecosystem to enhance the scale of economic development employment opportunities, ठीक है। तो एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जो पीपल के लिए, पीपल को क्या दिखता है, हमें नौकरी मिल रही है या नहीं, तो वो नौकरी मिलेगी और ये अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाए जाएंगे। जहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, बैलेंस्ड ग्रोथ, यानी कि हिमाचल जो है एनवायरमेंटल के एनवायरनमेंट यहाँ पर अगर हम देखें वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है हिमाचल में। हमारे यहाँ जो है पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, ये सब है, इनको भी नुकसान नहीं पहुँचाना है। तो बैलेंस्ड हमारी जो है ग्रोथ होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, जहाँ पर आप एनवायरनमेंट को नहीं भूल रहे हो और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी नहीं भूल रहे हो। दोनों को साथ साथ लेकर जाने का काम हिमाचल में, और हिमाचल को एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बनाया जाए, ये चीज़ विजन स्टेटमेंट में बताए गए। अब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स इसमें क्या दिए गए हैं, गाइडलाइंस दिए गए हैं टू क्रिएट कंजीनियल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, इन्वेस्टमेंट जो है उसे बढ़ाने से रिलेटेड काम किया जाना चाहिए, ये चीज़ कही गई है। कैसे किया जाएगा, आगे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर देखेंगे वहाँ पर देखेंगे कि सारे जो प्रोसेसेस हैं उन्हें मोस्टली पेपर लेस बनाया जा रहा है, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी, इन्वेस्टमेंट करना और साथ ही साथ सारे कंप्लायंसेस जो है, सारे परमिशंस आपको लेने हैं वो ऑनलाइन ले सकते हैं, राइट। तो ये किया जा रहा है जिससे बहुत ही जो है समय कम लगता है इन सारी चीज़ों में और जल्दी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ये सब किया जाएगा। इश्यूज जो भी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, फिजिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो सब ओवरकम किया जाएगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा, जहाँ पर एविडेंटली हिमाचल प्रदेश ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। 2019 के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स स्टेट वाइज जो निकाला जाता है उसमें आप हिमाचल का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से इंप्रूव होता हुआ देखेंगे और इसे और भी इंप्रूव करना है। ये चीज़ हिमाचल गवर्नमेंट इस पॉलिसी के थ्रू बता रही है। इम्पेटस टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हिमाचल को फ्रूट बोल ऑफ इंडिया कहा गया है, यानी कि यहाँ पर फूड जो प्रोड्यूस होता है उसकी प्रोसेसिंग अगर अच्छी तरीके से की जाएगी तब ये हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू बढ़ेगा, नॉट जस्ट इन द नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका वैल्यू बढ़ेगा और बहुत हाई है भी वैल्यू। इसके साथ साथ कई सारे इनिशिएटिव्स के थ्रू हिमाचल गवर्नमेंट जो है फूड प्रोडक्शन को और भी प्रमोट कर रही है। फॉर एग्जांपल जो हमारी गवर्नमेंट प्रोडक्शन ऑफ केसर
और इसके साथ साथ हींग इनको प्रमोट कर रही है इन हिमाचल प्रदेश, राइट। तो हींग इंडिया में कहीं भी प्रोड्यूस नहीं होता, लाहौल स्पीति में पहली बार इंडिया में हींग का जो है प्रोडक्शन किया गया है, वहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं, क्योंकि जो लाहौल स्पीति का पूरा एनवायरनमेंट है, कोल्ड डेजर्ट एनवायरनमेंट है, वो सूट करता है तो ओरिजिनल एंडेमिक लोकेशंस जो कि ईरान और अफगानिस्तान में मेनली हींग को उगाया जाता है, तो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और हिमाचल में फूड और फूड प्रोसेसिंग के पूरे इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है। एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड हमने देखा ही है अभी किस तरीके से जो डीएम पोर्टल है और किस तरीके से ग्रोथ को सपोर्ट किया जा रहा है, स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा, रिकॉग्नाइज एंकरेज एंड रोल ऑफ लार्ज इन्वेस्टमेंट से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ हम अपने वीकर सेक्शंस को नहीं भूल रहे हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना, जो भी रूल्स प्रोसीजर्स है, कंप्लायंसेस है, उन्हें स्ट्रीमलाइन करना, जल्दी से वो मिल जाए। क्रिएटिंग एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट कर रहा है उसे अपग्रेड करना, इंश्योर करना अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी पावर ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। हिमाचल ऑलरेडी हम जानते हैं कि काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, और इसे और भी ज़्यादा इसकी अवेलेबिलिटी जो है और भी ज़्यादा बढ़ाने से रिलेटेड काम। रैशनलाइज करना प्रोविजंस ऑफ इंसेंटिव्स, कंसेशंस, फैसिलिटीज़ जो भी प्रोवाइड की जा रही हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ग्रेडेड फिजिकल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल थ्रू प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को जिस तरीके से हिमाचल में जो हिमाचल का खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड जो है वो प्रमोट कर रहा है, उसके थ्रू जो यूथ हैं उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ झुकाव बढ़ाकर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे प्रमोट किया जा रहा है। इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना फॉर कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि बोनाफाइड हिमाचलीज़ हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, इस चीज़ को जो है ध्यान में रखा गया है, यानी कि लोकल पीपल को ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप इसे भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ कॉटेज, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को प्रमोट करना, डिस्करेजिंग पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज एंड रिकॉग्नाइजिंग रोल ऑफ स्पेसिफाइड सर्विस एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर की जा रही हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करना। तो ये स्ट्रैटेजी है हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। अब आगे देखते हैं कि स्कीम्स कौन सी यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा रही हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जो बढ़ावा देते हैं। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हमने इनिशियली ही देख ली थी, हमने इनिशियली पढ़ लिया कि हिमाचल इज़ द फ्रूट बोल ऑफ इंडिया। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। और उनमें से बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव नेशनल लेवल पर जो लाया गया वो है प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है। जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग जो एंटरप्राइजेस हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में है उन्हें और भी ज़्यादा फॉर्मलाइज करना। कैसे फॉर्मलाइज होंगे? क्यों वो इनफॉर्मल सेक्टर में? क्योंकि छोटे वो एंटरप्राइजेस हैं, उन्हें जो है बड़ा बनाकर उन्हें फॉर्मल सेक्टर में लेकर आना। जो फॉर्मल सेक्टर में आने का मतलब क्या है? जैसे छोटे एंटरप्राइजेस हैं तो जो उसमें एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पीएफ और इस तरह के बेनिफिट्स उन्हें नहीं मिलेंगे। उन्हें इकोनॉमिकली सपोर्ट करके और टेक्निकल सपोर्ट देकर, एडवाइस देकर बड़ा बनाना, ताकि उसमें जो पीपल हैं उन्हें सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट मिले, पीपल जो काम कर रहे हैं उन्हें पीएफ वगैरह मिले। तो ये चीज़ जब करेंगे तो फॉर्मलाइज होगी। ये एक एग्जांपल है एम्प्लॉय लेवल पर। इसी तरीके से हर एक लेवल पर फॉर्मलाइज करने से रिलेटेड स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिनके लिए इस स्कीम के थ्रू हिमाचल प्रदेश की जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की, वो इस स्कीम को प्रमोट कर रही है हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पर सीड कैपिटल प्रोवाइड करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये अलग अलग वेंचर्स जो करते हैं, लेट्स से कैंडल मेकिंग वो कर रहे हैं, तो उसमें सपोर्ट करना और उन कैंडल्स मेकिंग के इस बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए सीड कैपिटल, इनिशियली पैसा दिया जाता है। आप वैक्स खरीदो, आप जो कंटेनर्स हैं उन्हें खरीदो, थ्रेड्स खरीदो और उसके साथ आप ये बिज़नेस स्टार्ट करो। इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ध्यान रखिएगा इस इंफॉर्मेशन को, आपको जो है याद रखना है।
3 इंक्यूबेशन सेंटर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो सोलन में है, वहाँ पर एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा। 2 और जो सेंटर्स है वो चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में जो है वहाँ पर होगा एक, और कृषि विज्ञान केंद्र जो कुकू सेरी में है वहाँ पर होगा। ठीक है, इस तरीके से 3 इंक्यूबेशन सेंटर जहाँ पर हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको, इनिशियल कैपिटल जो पैसे चाहिए अपनी फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए, वो प्रोवाइड किया जाएगा। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से आप ये कर सकते हैं, कैसे क्लस्टर फॉर्म करके उसके थ्रू आप जो है बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये इंक्यूबेशन सेंटर्स इन 3 एरियाज़ में, इन 3 जो है इंस्टीट्यूशंस में ये बनाए जा रहे हैं। तो ये नाम आपको याद रखने पूछ लिए जाते हैं। और अब हम ये जो पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो इसके अलग अलग फीचर्स यहाँ पर हैं, जहाँ पर अगर हम देखें तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए है। जो हिमाचल स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया जाता है, या फिर उस डिस्ट्रिक्ट में वो प्रोडक्ट उस डिस्ट्रिक्ट को डिफ़ाइन कर रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट वो प्रोडक्ट है, राइट। लेट्स से एप्पल, जो भी एरियाज़ में शिमला है वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर एप्पल प्रोडक्शन को हम प्रमोट करेंगे। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर अलग अलग फार्मर्स, एप्पल जो है स्टोर करना है, स्टोरेज रूम चाहिए, तो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे गांव के लिए एक बड़ा सा गोडाउन बना दिया, उसमें सारे जो किसान हैं अपना अपना अलग अलग जो है रख रहे हैं और वहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग जो किसान हैं उन्हें अलग अलग स्टोर रूम नहीं बनाना पड़ेगा। तो इस तरह का कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, SHGs FPOs जो है उन्हें सपोर्ट करना, सीड कैपिटल प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग रिसर्च सपोर्ट देना उन्हें, और कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करना, यानी कि सारे इनिशिएटिव्स और उनके जो आइडियाज़ है उन्हें किस तरीके से मार्केट तक प्रोडक्ट बनाने के काम को करना है उन्हें, और उससे रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग सपोर्ट चाहिए उन्हें वो प्रोवाइड करना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। तो प्रोडक्ट्स जो भी आप बना रहे हो उनकी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस को जो है ऑर्गेनिक अगर वो है तो उनका अच्छे तरीके से ये पता चलना चाहिए कि वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक के नाम पे कई लोग ऑब्वियसली कई लोग सभी एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है और ये ब्रांडिंग और इसकी मार्केटिंग करना ज़रूरी है, तो ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है। आगे PM यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, माफ़ कीजिएगा, ये है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, इससे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है हमारे हिमाचल में थ्रू द हिमाचल का खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड। ठीक है, तो ये काम करता है अंडर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन जो ऑल इंडिया लेवल पर है। इस बोर्ड के थ्रू ये प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जहाँ पर जो पीपल है, यूथ हैं, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के से रिलेटेड ट्रेनिंग जो है दी जाएगी। साथ ही साथ उनके जो आइडियाज़ हैं, जो भी प्रोजेक्ट वो लेकर आते हैं कि मुझे ये चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है, यही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मुझे खोलना है, उस प्रोजेक्ट को की वायबिलिटी कितनी है वो देखी जाएगी और उसको सपोर्ट किया जाएगा। 25 से 10 लाख तक का 25 लाख का जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और 10 लाख का जो है सर्विस सेक्टर, सर्विस अगर वो कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें सपोर्ट दिया जाएगा, और ये चीज़ इंप्लीमेंट की जा रही है हिमाचल में। साथ ही साथ हिमाचल गवर्नमेंट का मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो है इसे लाया गया है। 2018 में पहली बार इसे अनाउंस किया गया था। डेट याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, मई 25 को। और यहाँ बेनिफिट जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो पीपल हैं खुद का बिजनेस अगर वो चाहते हैं कि स्टार्ट करें तो स्टेट गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है, जहाँ 18 से 18 to 45 ईयर्स के बीच के जो भी लोग हैं इन एजेस के बीच में, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी जो भी प्रोजेक्ट की आइडिया है वो सामने लेकर आ सकते हैं। 60 लाख तक उनको स्कीम के तहत बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, और इसमें जो है
5% इंटरेस्ट सबवेंशन 3 साल के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। 40 लाख तक का अगर वो लोन लेते हैं, 40 लाख का लोन लेते हैं, उस पर जितना भी इंटरेस्ट है, लेट से 8% आपका इंटरेस्ट है, तो इसमें 5% का जो है सबवेंशन मिल रहा है, यानी कि सिर्फ 3% आपको लोन देना पड़ेगा अगर आप इस स्कीम में एलिजिबल हो। ठीक है, तो इस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ लैंड एलोकेशन चीपर रेट्स में हिमाचल के गवर्नमेंट खुद के गवर्नमेंट लैंड को भी प्रोवाइड कर रही है कि भाई ये लो, इस लैंड को आप रेंट पे लो और इसमें अपना जो भी बिजनेस है आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हेल्प कर रही है। और ये जो स्कीम है इसमें रजिस्टर करने के लिए emerginghimachal.hp.gov.in वेबसाइट पर आपको जाकर करना होगा, राइट। तो ये चीज़ें, ये पॉइंट्स हमें इस स्कीम से रिलेटेड याद रखनी है। आगे हिमाचल स्टेट का फूड मिशन जो इम्प्लीमेंट कर रहा है नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हिमाचल स्टेट फूड मिशन को लेकर आया गया है। नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो अगर हम समझेंगे वही चीज़ हिमाचल में इम्प्लीमेंट की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, लेट्स से एक गांव में जो है स्टोरेज करने के लिए कोई अच्छे जो है स्टोरेज यूनिट्स नहीं है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मार्केट का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ तहाँ जो है चीज़ें बिक रही हैं, तो वो सारा प्रोवाइड करना। साथ ही साथ स्पेशल फोकस है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर, यानी कि हार्वेस्ट होने के बाद जिस तरीके से मैंने कहा स्टोरेज, लेट्स से वेजिटेबल्स हैं, इनको तो कोल्ड स्टोरेज में कई बार रखना पड़ता है वरना ये ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो कोल्ड स्टोरेज का प्रोवाइड करना, राइट। तो ये सारी चीज़ें नेशनल मिशन फॉर ऑन फूड प्रोसेसिंग इसके तहत सेंट्रल लेवल पर लाया गया है, इसे हिमाचल में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और गवर्नमेंट इसे जो है सपोर्ट करती थी, 2015-16 में स्टेट गवर्नमेंट खुद ही इसे सपोर्ट कर रही है। इस पूरे मिशन के तहत टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से रिलेटेड स्कीम, कोल्ड चेन डेवलप करने से रिलेटेड स्कीम, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड स्कीम्स लेकर आई गई हैं जो कि हिमाचल में भी इम्प्लीमेंट हुई हैं। सेरिकल्चर इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा रहा है हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पर जो है 146 कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो है सेरिकल्चर रीडिंग को प्रमोट कर रहे हैं और रेशम साथी नॉमिनेट किए गए हैं, जो कि सेरिकल्चर इनिशिएटिव्स में अगर जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है उनको और गवर्नमेंट को लिंक करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो ये रेशम साथी है। और अगर हम सेरिकल्चर इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में किस तरीके का है उस पर अगर हम बात करें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो पहले हम नेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो सिल्क जो है चाइना इंडिया इन दो एरियाज़ में वर्ल्ड वाइड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हम दोनों हैं। चाइना नंबर 1 पे, इंडिया नंबर 2 पे। और इंडिया में मेनली एग्रो बेस्ड लेबर इंटेंसिव रूरल कॉटेज इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। जो सेरिकल्चर यानी कि सिल्क बनाने का जो इंडस्ट्री है वो लेबर इंटेंसिव, जहाँ बहुत सारे लेबर की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। और ये चीज़ एक्चुअली हम इस तरह की इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं और लेबर भी बहुत ज़्यादा है, सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, तो इस तरह के इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। रूरल कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल इंडस्ट्री है और ये छोटा इंडस्ट्री है। कॉटेज यानी कि छोटा जो है बहुत बड़ी फैक्ट्री आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, छोटे एरिया में भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो वो इस तरह की इंडस्ट्री जो है सेरिकल्चर की है, ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को हेल्प कर सकती है। हिमाचल के 2% लैंड एरिया पर ये सेरिकल्चर जो है वो चलाया जा रहा है। 8 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, शिमला, सोलन, सिरमौर और ऊना में आप ये सेरिकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड यूनिट जो है देखेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट कर लेने चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमने प्रोवाइड की। अब माइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश की माइनिंग इंडस्ट्री के बारे में पहले सबसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में रॉक सॉल्ट के कई सारे रिसोर्सेस हैं, तो सोल होल्डर यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हिमाचल प्रदेश स्टेट में ही, पूरे इंडिया में आप रॉक सॉल्ट जो है वो देखोगे। बेराइट्स, लाइमस्टोन, सॉल्ट रॉक जो है शेल, ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो हिमाचल में आप देखोगे कई अलग अलग एरियाज़ में, जैसे कि बेराइट्स नाम का जो मिनरल है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, लाइमस्टोन बिलासपुर में देखने को मिलेगा, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी
और हमारे शिमला, सिरमौर और सोलन डिस्ट्रिक्ट्स में। रॉक सॉल्ट मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है माइन किया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, एंटीमोनी जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, जिप्सम आप चंबा, सिरमौर और सोलन में देखोगे, मैग्नेसाइट जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, पायराइट शिमला में, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट और सिलिका जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट में देखोगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं नाम आपको याद कर लेने चाहिए, पूछा जा सकता है, क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्री पर खासा ध्यान दिया गया है हमारे जो गवर्नमेंट के द्वारा। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे इकोनॉमिक सर्वे में हम देखेंगे। माइनिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। ऑनलाइन सारी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़े। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल कोल जो है इसकी माइनिंग के लिए एलोकेशंस किए जाते हैं। पहले तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से, सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, अपने हिसाब से किसी को भी माइन करने के लिए देती थी। ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस थे, बट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि किसको मुझे देना है ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब जो है ये थ्रू ऑक्शन होता है, यानी कि ओपनली होता है, जो सबसे ज़्यादा बिड लगाएगा उसे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से राइट, तो ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। ये एक एग्जांपल हो गया सेंट्रल लेवल पर। स्टेट लेवल पर भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी कि पता चलना चाहिए क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री में। सारा ऑनलाइन होगा, सबको पता चलेगा, तो ये किया जा रहा है। इलीगल माइनिंग बहुत ही बड़ा इश्यू है इंडिया में। इसे जो है कम करने के लिए पेनल्टी बढ़ाई गई है। 25,000 पहले थी, 50,000 इसे किया गया है। साथ ही साथ सज़ा जो है उसे भी बढ़ाया गया है। और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट हमारे स्टेट की है, कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर हैं, ये सारे इलीगल माइनिंग को प्रोन है। इन एरियाज़ में इसे कंप्लीट बैन करने के लिए माइनिंग लीजेस, ओपन फ्री सेल में जो है वो चीज़ पर कंप्लीट बैन लगा दिया गया है। ओपन जो है माइनिंग आपको लीजेस नहीं दिए जाएंगे, ऑक्शन के थ्रू ही माइनिंग लीज मिलेगा। माइनिंग चेक पोस्ट जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ऊना में 5 माइनिंग चेक पोस्ट लगाए जा रहे हैं। क्या है ये चेक पोस्ट वो देखते हैं। एक माइनिंग चेक पोस्ट आप सोलन डिस्ट्रिक्ट में देखोगे। चेक पोस्ट में क्या होगा, इलीगल माइनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ चेक पोस्ट है, यानी कि वहाँ से आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ओवरलोडिंग अगर की गई है किसी भी ट्रक में जो है, जैसे आप बड़े बड़े ट्रक्स जब जाते होगे बाहर और दूर घूमने अगर जाते होगे, आप बड़े बड़े ट्रक्स देखोगे बहुत ओवरलोड किया हुआ है, पूरा कोयला भरा हुआ है, बाहर तक निकल रहा है। तो उस तरह के ओवरलोडिंग को भी जो है रोकने के लिए माइनिंग चेक पोस्ट हेल्प करेंगे। ऐसे हमारे माइनिंग इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया। अब पूरा जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है उस पर भी इंफॉर्मेशन दी गई है। KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन जो है उससे उसके बारे में बताया गया है। ये एक्चुअली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक लॉ लाया गया था सेंट्रल लेवल पर और 1956 में, उसके बेसिस पर इसे इस्टेब्लिश किया गया खादी को प्रमोट करने के लिए। और विलेज में जो इंडस्ट्रीज़ हैं अलग अलग तरह की, उन्हें प्रमोट करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था। और इस तरीके से इसके गोल्स उसी डायरेक्शन में अलाइंड है। और ये कमीशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ MSME मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। हिमाचल प्रदेश में इसी कमीशन का स्टेट विंग शिमला में आप देखेंगे, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए। और 13 खादी इंस्टीट्यूशंस आप हमारे स्टेट में देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में KVIC के स्टेट इस विंग को जो है KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड कहा जाता है। और ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टेट एक्ट लाया गया था और उसके बेसिस पर इसे बनाया गया 1968 में ये किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री जो हिमाचल का है उसके अंडर ये काम करता है, राइट। तो इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर उसे बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को लाया गया। ये भी एक्ट 2001 में ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट लाया गया था हिमाचल प्रदेश में। उस एक्ट के जो प्रोविजन है उन्हें प्रमोट करने के लिए ये बोर्ड बनाई गई। और यहाँ पर आप देखेंगे कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट और उसकी जो एजेंसीज हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से रिलेटेड। यहाँ वेरियस डेवलपमेंटल वर्क्स किए गए हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। और ये चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प की है, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल बनाया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है।
तो अलग अलग सेक्टर्स में इस बोर्ड का जो काम है वो चल रहा है। इसके साथ साथ कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। उनमें से सबसे पहला है इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप किए गए हैं। 62 इंडस्ट्रियल एरियाज ऑलरेडी हमारे स्टेट में है। चाक विलेज ऊना डिस्ट्रिक्ट में एक और इंडस्ट्रियल एरिया लेकर आया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया गया है बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बनाया जाता है वर्ल्ड बैंक के कोलैबोरेशन के साथ। उसमें हिमाचल 7th पोजीशन पर है। 2019 के इस इंडेक्स की बात की जा रही है और ये जो है हिल स्टेट्स में टॉप रैंकिंग इसका था। और टॉप इम्प्रूवर्स सिंस 2017 DPIIT ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये डिपार्टमेंट है उसने कहा है कि हिमाचल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, नोट कर लीजिए। और भी इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें, सिंगल विंडो सिस्टम जिसके थ्रू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और वेरियस अदर कंप्लायंस जो है गवर्नमेंट के वो आप इस सिंगल विंडो के थ्रू करवा सकते हैं। इसमें कई सारी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। साथ ही साथ रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन, रेगुलेटरी बर्डन्स यानी कि लेट्स से आपको माइनिंग करना है कहीं पर तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। पहला तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उससे, दूसरा आपको माइनिंग डिपार्टमेंट जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है उससे लेना पड़ेगा, तीसरा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा परमिशन। ये सारी कंप्लायंस बर्डन क्रिएट करती हैं। ये सभी परमिशन अलग अलग दफ्तरों में जाकर ऑफिस में जाकर लेने होंगे। अगर वो एक ही वेबसाइट खोलकर आपको मिल जाए कितना बढ़िया रहेगा। तो वो रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन को मिनिमाइज़ करना कहा जाता है और ये चीज़ की जा रही है हिमाचल में काफ़ी अच्छे तरीके से। और ये जो मिनिमाइजिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन इनिशिएटिव है ये सेंट्रल लेवल में लाया गया था और उसे हिमाचल में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। स्टेट में टास्क फोर्स लाई गई है। चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज इसके मेंबर्स है इस टास्क फोर्स के और इसके थ्रू इस चीज़ को किया जा रहा है। अदर इनिशिएटिव देखें, कई सारे जो है इवेंट्स करके इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करती है हिमाचल की गवर्नमेंट। रोड शोज़ किए हैं इसने जर्मनी में, नीदरलैंड्स एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ये कंट्रीज़ के नाम आप याद रखिएगा। साथ ही साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी शिमला में पहला किया गया था। कई सारे MOU साइन किए गए हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। सेकंड इस तरह की सेरेमनी की गई थी 2021 में मंडी में और चंडीगढ़ में जो है इन्वेस्टर्स का मीट किया गया और इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स लाए गए। क्यों? हिमाचल को प्रमोट किया गया बिकॉज देयर इज एडवांटेज, प्रोएक्टिव गवर्नेंस, टूरिज्म, स्किल्ड मैन पावर और कई सारे एनेबलिंग फैक्टर्स हैं हिमाचल में, राइट। तो इसके साथ हमने 2 चैप्टर्स कवर किए। अब लास्ट जो छोटा सा प्यारा सा हमारा चैप्टर है इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वो देखते हैं, जहाँ पर हम बात करें हिमस्वान की। हिमस्वान एक नेटवर्क है जो कनेक्ट कर रहा है डिफरेंट लेवल्स पर जो हमारी गवर्नमेंट की ऑफिसेस हैं, स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल को, वहाँ से तहसील लेवल को, विलेज लेवल तक ये कनेक्ट कर रहा है। और इस कनेक्शन को और भी तेज़ करने के लिए मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग का यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पर इन कनेक्शंस में लेट्स से यहाँ स्टेट का हमारा जो हेडक्वार्टर है यहाँ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज में भेजना है। इन्फॉर्मेशन सबसे पहले स्टेट से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएगी, वहाँ के राउटर में वेरीफाई होगी, फिर ये जाएगी किसी एक तहसील लेवल के राउटर में, वहाँ वेरीफाई होगी, फिर वहाँ से ये यहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग अगेन एंड अगेन ये वेरीफाई हो रही है। इस सिस्टम के थ्रू क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ से इसको यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है, वो पाथ सेट हो जाएगा। फटाफट एक बार में ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचेगी, 10 चेक्स जो है इसके नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल वे में हमने समझ लिया, काफ़ी टेक्निकलिटी इसमें। मोटा मोटा ये है कि फास्ट होगा हमारा नेटवर्क। ठीक है, हिमस्वान को फास्ट किया गया है। हिमस्वान इज़ नथिंग बट हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसके थ्रू गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट टू बिजनेस, डिफरेंट जो सर्विसेज गवर्नमेंट के हैं उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। रिसेंटली कोविड में एक इनोवेशन हमने किया, गवर्नमेंट मीटिंग्स भी हिमस्वान के सिक्योर्ड जो नेटवर्क के थ्रू हमने किया।
ऑनलाइन सेवा जो है हिमाचल गवर्नमेंट दे रही है थ्रू दिस पोर्टल, जहाँ पर अलग अलग तरह के बेनिफिट्स आपको जो है एक जगह पर मिल जाएंगे। सर्टिफिकेट्स आपको बनाने हैं, वो योजना के लाभ लेने हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। ये पोर्टल का आप व्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है 31 न्यू सर्विसेज इसमें ऐड किए गए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन जो है 1100 ये, और इसके साथ में ऐप जो है वो भी लाया गया है। और इसमें आपको अपने जो भी इश्यूज़ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेस में, वो सारे आप रजिस्टर करके पूछ सकते हैं, और आपका जो कंप्लेन है वो रजिस्टर होगा और रिजॉल्व होने तक आप उस कंप्लेन को ट्रैक भी कर सकते हैं। ये चीज़ है। सजेशन डिमांड्स आपके जो दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और ऑफिशियल्स तक ये पहुंचेगा, टाइमली रेजोल्यूशन होगा। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शिमला और धर्मशाला में इसे लाने का प्रपोजल लिया गया है। सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मॉनिटर की जाती हैं। वन सिटी वन ऐप, यानी कि सिटी का इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह पर मिल, फॉर एग्जांपल एक सिटी लेट्स से शिमला का इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ट्रैफिक का चाहिए, तो इस ऐप पर वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब कैसे कोऑर्डिनेट होगा, वो होगा थ्रू दिस कंट्रोल सेंटर, जहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, ठीक है। साथ ही साथ इमरजेंसी और डिज़ास्टर्स के समय पर जो इश्यूज़ होते हैं वो सब ओवरकम किए जा सकते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। क्या गवर्नमेंट के स्टेप्स है यहाँ पर? मोर गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो ऑनलाइन सेवा पोर्टल हमने देखा उसे ई डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। हाई स्पीड सिक्योर इंटरनेट कनेक्टिविटी हिम्स-1 के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, और उसके इस बैंडविड्थ को जो है इंक्रीज़ किया जा रहा है, स्पीड को इंक्रीज़ किया जा रहा है 20 Mbps तक। सिक्योर VPN कनेक्टिविटी, जहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, वो सिक्योर्ड वे में जाए, इसको इंश्योर करने के लिए ये किया जा रहा है। सिंगल साइन ऑन इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ऑल मेजर पार्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में। सिंगल यूज़र नेम पासवर्ड से सारे फैसिलिटीज़ जो हैं, सारे जो आपके इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हैं उन तक आप पहुंच सकते हैं, और ये स्टेट गवर्नमेंट के सारे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन, जो बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं उसके परमिशंस आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। उसके लिए एडवांस्ड जो सॉफ्टवेयर है ऑटो DCR नाम का, जो कि बिल्डिंग डिज़ाइंस को ऑनलाइन जब अपलोड किया जाता है वो चेक करता है, इसमें जो भी रेगुलेशंस जो दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो फीड होते हैं। ये बिल्डिंग डिज़ाइन उससे कंपेयर होगा, और ऐसा बनाया जा सकता है या नहीं, क्या चेंजेस लेकर आने वो सब ये बता देगा, ठीक है। तो ये किया जा रहा है काफ़ी एडवांस्ड तरीके से, ठीक है। कोविड-19 के कई सारे एप्लीकेशन हमारी गवर्नमेंट लेकर आई है। लेट मी नेविगेट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल गवर्नमेंट का ये वेबसाइट, जहाँ पर कोविड-19 इंटीग्रेटेड पोर्टल हो गया, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, कर्फ्यू पास जो है ये लेकर आया गया था, लॉ एंड ऑर्डर मॉनिटरिंग सिस्टम लेकर आया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कोविड से रिलेटेड अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड किए गए हैं, और ये सारी चीज़ें फेक न्यूज़ जो है उससे रिलेटेड भी प्रोवाइड किया गया है। रिपोर्ट आप दे सकते हैं फेक न्यूज़ की, राइट, डिफरेंट तरीके के फेक न्यूज़ यहाँ पर जो है वो बताए गए हैं ताकि पैनिक ना हो, ठीक है। डोनेशन अगर आप करना चाहते हैं उसका भी यहाँ पर जो है बताया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, और ये कोविड एप्लीकेशंस हमारे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स का, राइट। तो इसके साथ हमने देखा चैप्टर 6, 9 और 16 में क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, उनसे रिलेटेड कौन से फैक्ट्स आपको याद रखने हैं वो भी। इसके साथ साथ हम जो है समरी PDF भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जहां से आप ये सारे पॉइंट्स जो है पिन पॉइंट वे में पढ़ सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बॉक्सेस में वो प्रोवाइड किया गया है ताकि आप अगर चाहे तो रिवीजन के टाइम पे उन्हें उन बॉक्सेस को इग्नोर कर सकते हैं, बट इन्फॉर्मेशन अगर आपको जानना है कि ये क्या है तो आपको फिर सर्च करो, ये करो, उस वो ना करना पड़े और उसी जगह पर मिल जाए। काफ़ी सारे क्वेश्चन इन सभी चीज़ों से डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे दोस्तों, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसके साथ ये 3 चैप्टर आपके बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गए। अब आप इस होमवर्क क्वेश्चन का
जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। यहाँ पर पूछा गया है रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 क्या था? 12, 27, 10। ठीक है, जो भी आपको सही लगता है ABCID प्लीज मेंशन करिए इन द कमेंट सेक्शन। आई होप दिस सेशन हैज हेल्प्ड यू अ लॉट। आपके कमेंट्स एंड फीडबैक आर रियली वेलकम एंड वी आर टोटली कमिटेड एट EduTab कि आपका जो एग्ज़ाम है उससे आपको निकालना ही है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको, आप डेफिनेटली इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं at hello@edutab.co.in। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।